हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का जियोग्राफी बुक से 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग देम फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको ये ध्यान रखने हैं कि अगर आप किसी रॉ मटेरियल को, ठीक है, प्रोसेस करके कुछ ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने लकड़ी लिया, वुड, ये हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर आपने इसको प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस करने का बाद ये वुड को आपने बना दिया पेपर। अब जाहिर सा बात है, पेपर का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, ये मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर दिया, और वो भी इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि 1-2 पेपर बना लिए घर में, वो नहीं, लार्ज क्वांटिटी में अगर आपने पेपर बनाया है तो ये चीज़ पूरा प्रोसेस कहलाएगा। आपने क्या कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। समझे कि नहीं? तो ये इसका डेफिनेशन ध्यान रखेंगे आप। कुछ एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे वुड से हम पेपर बनाते हैं, शुगर केन से शुगर बना सकते हैं, आयरन ओर से आयरन एंड स्टील बनाते हैं हम, फिर बॉक्साइट मिनरल से एल्यूमिनियम बनाते हैं। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि एल्यूमिनियम कौन से मिनरल से आता है, तो बॉक्साइट से, ठीक है। जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस वाला चैप्टर है उसमें भी हम ये बताए थे। इसके अलावा जो कपड़े हैं, क्लोथ्स, वो यार्न से बनता है, धागा से, जो कि खुद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। धागा बनता है कॉटन से, ठीक है। चलिए, तो ये सब हो गया कुछ एग्जाम्पल्स। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये है एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है इसको हम डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अच्छे से समझना है तो जरूर एक बार वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे कि वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज हो गया, कार्स, ब्रीवरीज मतलब जहाँ पे बियर बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, ये सभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए, और अगला पॉइंट है ये, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द, ये सब क्यों स्किप कर रहे हैं? क्योंकि ये सब उतने काम का नहीं है हमारे लिए। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी कंट्री में कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, इससे मेजर होता है कि वो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है, पैसे के मामले में वो कंट्री कितना मजबूत है। ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से पता चलता है, ठीक है। अगर कोई कंट्री बहुत अच्छा है लेकिन उसमें इंडस्ट्रीज कम है तो उतना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होगा उसका, ठीक है। चलिए, तो ये सब समझ के छोड़ देना है। ये सब लाइन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ट्रू फॉल्स में यूज़ हो जाएगा, तो पता होना चाहिए आपको। समझ के छोड़ दीजिए, याद नहीं करना है अभी के लिए, सिर्फ आपको ये डेफिनेशन दिमाग में रखना है। क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ आपको याद करना है। तो देखिए, इसको इजी तरीके से समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ये कि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग होगा, मशीन्स वगैरह बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, इससे एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइज हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, इट रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। पहले जो लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, अब अगर इंडस्ट्रीज बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो ये लोग निकल के इस सेक्टर में भी मूव करेंगे काम करने के लिए। तो लोगों का जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, इस पे जो प्रेशर है वो कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को अब काम कहाँ मिल रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में मिल रहा है। तो लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे ये रिड्यूस करता है, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा इंपॉर्टेंस है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी दूर होता है। समझ ही गए, लोगों को इसमें काम मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगा, गरीबी दूर होगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज़ को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश करते हैं, कोई पुराना मतलब बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे आप कोई इंडस्ट्री बना देते हैं अगर, तो वो एरिया डेवलप होता है। इससे जो रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब वो एरिया जो ज़्यादा डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल मुंबई, ये सब इलाका, ठीक है, और वो एरिया जो थोड़ा कम डेवलप था, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन गया तो ये एरिया भी डेवलप होना स्टार्ट होगा, और इससे इन दोनों में जो डिस्पैरिटी है वो कम होगा, जो डिफरेंस है वो कम होगा, दोनों में बराबरी आएगा, ठीक है। तो ये अगला इंपॉर्टेंस है कि इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। फिर अगला, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चर करेंगे हम गुड्स, तो इससे हम सेल्फ रिलायंट तो होंगे ही, हमें दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे
और अगर और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम अपना माल को दूसरे कंट्री में बेच भी सकते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, कोई कंट्री दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है तो ये कंट्री इसको पेमेंट तो करेगा, किस करेंसी में पेमेंट करेगा, तो डॉलर में पेमेंट करेगा, तो इसी डॉलर को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो मैन्युफैक्चरिंग हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब कमाने में भी हेल्प करता है। हम ये डॉलर का हेल्प कर सकते हैं तेल खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जिसमें हमारा कंट्री में कमी है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंस है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री में डेवलप होता है तो इससे वो कंट्री क्या होता है, प्रॉस्परस होता है, बस मतलब कंट्री का तरक्की होता है। तो कितना इंपॉर्टेंस हो गया, ये पूरा ऐसे याद मत कीजिए, जो हम हाईलाइट किए हैं सिर्फ उतना याद कीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, 6 इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला एक बहुत फेमस लाइन है, इसके ऊपर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इस बार के सैम्पल पेपर में भी, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी। बोला गया कि ये दोनों नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अछूता नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये लाइन दे देंगे एग्जाम में, बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये पूरा जो लिखा हुआ था पैराग्राफ फॉर्म में, इसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए ताकि आपको याद करने में सुविधा मिले। और इस तरीके से अगर आप आंसर भी लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश होते हैं और अच्छे से नंबर देते हैं आपको। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर क्लोजली लिंक्ड, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ अदर, ये इसका ग्रोथ में हेल्प करता है और ये इसका ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? पहला, म्यूचुअल सपोर्ट, दे वर्क टुगेदर। एग्रो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में भी खासकर से कौन सा इंडस्ट्री में फोकस किया जा रहा है? एग्रो इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज बूस्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज में इनका रॉ मटेरियल यूज होगा, तो जितना अच्छा से ये इंडस्ट्री चलेगा, ग्रो करेगा, उतना ही इसका रॉ मटेरियल यूज होगा, तो इसको भी मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसका माल जल्दी जल्दी बिक जाएगा, पहला। दूसरा, रॉ मटेरियल सप्लाई, इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक क्रॉप्स एंड रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। और तीसरा पॉइंट है इसेंशियल प्रोडक्ट प्रोविजन, प्रोविजन यानी सप्लाई। इंडस्ट्रीज जो है इसेंशियल प्रोडक्ट फार्मर्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, मशीनरी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या सप्लाई किया? तो रॉ मटेरियल। बदले में इंडस्ट्री यानी एग्रो बेस्ड जो भी नॉर्मल इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को क्या सप्लाई किया? तो ये सब इरिगेशन पंप, पीवीसी पाइप, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सब सप्लाई किया। तो ये इसको पूछ दे रहा है, ये इसको पूछ दे रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और इफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। ये कोलैबोरेशन से इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इफिशिएंसी, ये होता है। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगले पैसेज में लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है क्या नहीं है इसको डिटेल में समझा चुके हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट वीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फील करना चाहते हैं, मतलब अच्छे से समझना चाहते हैं, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन रट लेने से आप तैयार नहीं होगा, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो चैप्टर एक बार देखिएगा, 1 शॉट वीडियो बहुत अच्छे से समझा रखे, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो अभी चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का टाइम, हमें सेल्फ सफिशिएंट तो बनना ही है, मतलब कंट्री के अंदर ही इतना सामान प्रोड्यूस करना है जिससे कंट्री का ज़रूरत पूरा हो जाए, हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट न करवाना पड़े। इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंट रहना, ठीक है। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में सिर्फ इतना ही रहने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या होना पड़ेगा कि जितना हमारा ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना है उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, और जिसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगा, ठीक है, और हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए, ये भी ज़रूरी है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, इज़ नॉट इनफ, हमें कम्पीट करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, इसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में
मतलब दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर आपको ये टॉपिक तैयार नहीं है तो आप फंस सकते हैं। बहुत इजी। चलिए, तो इंडस्ट्रीज को बांटा गया है, अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। अब किस किस टाइप के, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री को डिवाइड करें तो वो 2 टाइप का हो गया। मेन रोल के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो वो कुछ टाइप के होंगे, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, तो इसके हिसाब से 2 इंडस्ट्री होते हैं। एक होता है एग्रो बेस्ड, अगर एग्रीकल्चर से ले रहा है रॉ मटेरियल तो, और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड, मतलब जिसका रॉ मटेरियल मिनरल्स हो। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन, जूट, ये सब इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है। और मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये सब अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तब याद हो जाएगा आपको। रोल के बेसिस पे 2 टाइप के इंडस्ट्रीज हैं, एक हो गया बेसिक या फिर की इंडस्ट्री, याद रखिएगा ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन बेसिक इंडस्ट्री, तो ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ये इंडस्ट्री में कुछ सामान बना और ये सामान डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ नहीं करेगा, ये सामान कोई दूसरा इंडस्ट्री यूज़ करेगा जिसके हेल्प से कुछ और प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है, आयरन जो भी बन गया, आयरन के हेल्प से फिर आगे मशीन बनेगा, तो ये सब की इंडस्ट्री या फिर बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। और दूसरा हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब ये इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो सीधा कंज्यूमर यूज़ कर लेगा, ठीक है। जैसे कि शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, डायरेक्ट कंज्यूमर, हम जैसे कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं, सिलाई मशीन, फैंस एट्सेट्रा। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है वो है 1 करोड़ अभी के लिए, यह टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। अभी के लिए लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। समझे कि नहीं? बस। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उस इंडस्ट्री का ओनरशिप किसके हाथ में है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करके रखा है या फिर सरकार ओन करके रखा हुआ है, कौन ओन करके रखा हुआ है, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज 1, 2, 3, 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया पब्लिक सेक्टर, अगर किसी इंडस्ट्री को ओन एंड ऑपरेट गवर्नमेंट कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है, जैसे कि भेल, सेल, ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको ओन एंड ऑपरेट कौन करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक इंसान कोई इंडस्ट्री को ओन करे या फिर 2-3 इंसान मिल के करे, ग्रुप में करे, वो प्राइवेट सेक्टर होगा। एग्जाम्पल है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सब प्राइवेट सेक्टर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक्सेप्शन रीजन में यूज़ होगा कि टिस्को क्या है, टिस्को इस पब्लिक सेक्टर लिख देंगे तो वो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर, जॉइंट में मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहेगा, विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट यानी गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल यानी प्राइवेट, ठीक है, दोनों मिलके इस कंपनी को चलाते हैं। जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। फिर फोर्थ हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर, ये काफ़ी खास है, इसको अच्छे से समझिए। ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो ओन एंड ऑपरेट किए जाते हैं बाय प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल या फिर वर्कर्स और बोथ। मतलब फॉर एग्जांपल शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं, शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे चीनी बनेगा, ठीक है, तो वो फार्मर्स जो शुगर केन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, जो शुगर केन ग्रो करेंगे तो ये फार्मर क्या हो गए, इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हो गए। तो यही फार्मर क्या करते हैं, यही इंडस्ट्री को, मतलब फार्मर्स एक साथ मिल जाएंगे और वे सभी क्या करेंगे, अपने अपने शुगर केन को एक जगह इकट्ठा करेंगे, मतलब पूल इन द रिसोर्स, पूल इन मतलब एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। और फिर इस इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री को ओन एंड ऑपरेट ये फार्मर्स ही कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो इस टाइप का इंडस्ट्री कहलाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है
जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वही इस इंडस्ट्री को ओन एंड ऑपरेट करते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा शुगर इंडस्ट्री का। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनली। अगर प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा, लॉस हुआ तो सब में बटेगा। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। फिर कॉयर इंडस्ट्री, मतलब नारियल का जो छिलका से रस्सी बनता है केरला में, वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। किसी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो रॉ मटेरियल कितना बल्की है, कितना स्पेस लेता है और कितना वजन लेता है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज दो टाइप के होते हैं। एक होता है हैवी इंडस्ट्री, एक होता है लाइट इंडस्ट्री। नाम ही काफ़ी है समझने के लिए। अगर रॉ मटेरियल काफ़ी बल्की है, हैवी है, उसको हैवी इंडस्ट्री कहेंगे, जैसे कि आयरन एंड स्टील। और लाइट इंडस्ट्री जो लाइट रॉ मटेरियल को यूज़ करे और जो सामान बनाए वो भी काफ़ी हल्का रहे, ठीक है, उसको लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सब लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इन सब इंडस्ट्री में बताना है देख के कि कौन सा हैवी इंडस्ट्री है, कौन सा लाइट। तो देखिए ऑयल हेवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मशीन्स काफ़ी हेवी यूज़ होता है। सुई वाला इंडस्ट्री लाइट है। ब्रास वेयर लाइट, फ्यूज़ वायर तार वगैरह हल्का ही होगा तो लाइट। फिर वॉचेस लाइट, सीविंग मशीन लाइट, ठीक है। शिप बिल्डिंग, जहाज काफ़ी भारी रहेगा तो हैवी हो गया ये। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट हो गया। पेंट ब्रश लाइट हो गया। ऑटोमोबाइल गाड़ी काफ़ी हैवी रहेगा तो हैवी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन पूरा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे हाईलाइट किए हैं उस हिसाब से याद कीजिए तो ईजी पड़ेगा। चलिए अब एक एक करके स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। इससे एग्जाम्पल कॉटन, जूट, ये सब हो गए। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस है ये कि इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडिया में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें अच्छा खासा शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंस है इसका कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करता है। मतलब हम जब कपड़ा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज का कमाई होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंस याद रखिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कि ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में जो कि सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट है इन वैल्यू चेन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होता है कंप्लीट इन वैल्यू चेन? इसका मतलब रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक सारा चीज़ हमारे कंट्री में हो जाता है। जैसे कि कोई कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनने के लिए सबसे पहले धागा चाहिए। फिर धागा से सबसे पहले तो क्या चाहिए, जैसे कि कॉटन का खेती हुआ, मान लीजिए कॉटन का खेती हुआ तो कॉटन आया यहाँ पे, उसका साफ सफाई करके उससे पहले स्पिनिंग किया जाएगा कॉटन का, ठीक है। उसके बाद धागा बन जाएगा। धागा को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं, समझ गए। धागा बन गया, अब उस धागा को क्या करेंगे आप, वीविंग करेंगे, ठीक है। वीविंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। धागा से आपने कपड़ा बना लिया। फिर कपड़ा में क्या करेंगे, इसको डाइंग फिनिशिंग करेंगे तो गारमेंट बन जाएगा। उसके बाद आप उसको सिलाई वगैरह करके जो भी शर्ट पैंट जो भी बनाना है बना लीजिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, सबसे छोटा प्रोडक्ट कॉटन से लेके फिनिश्ड हाईएस्ट वैल्यू एडेड, पैंट के आगे तो और कुछ प्रोसेस नहीं होगा ना, एक बार जब पैंट बन गया सो बन गया। तो रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक ये सारा जो काम है हमारे कंट्री में हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो वैल्यू चेन है, ये जो पूरा चेन देखा आपने, ये उसमें पूरा कंप्लीट है। ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में। तो रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक सारा प्रोसेस हमारे कंट्री में हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये चार्ट अच्छे से याद रखिएगा। हाई चांसेस है कि ये चार्ट एग्जाम में आएगा और ये एक दो स्पेस खाली छोड़ देंगे और बोलेंगे उसको भरो, क्या है वहाँ पे। तो याद रखिए, सब देखिए, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर लिया जाता है कॉटन ग्रो करके, फिर उसको स्पिनिंग करके धागा बनाया जाएगा, यार्न बन जाएगा। ये सब प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट है, इधर प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस है ये सब, ठीक है।
तो स्पिनिंग किया हमने, प्रोडक्ट मिला यार्न। फिर हमने वीविंग किया, नीटिंग किया, तो हमें प्रोडक्ट मिला फैब्रिक, कपड़ा मिल गया। फिर उसको हमने डाइंग किया, फिनिशिंग किया, गारमेंट मिल गया। गारमेंट मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं तो गारमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा वैल्यू एडिशन का जो चेन है ये याद रखेंगे आप। तो ये तो हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़े बनते हैं। अब स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का बात करते हैं। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल्स, इसका बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इन एंशियंट इंडिया, पुराने जमाने में कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। स्पिनिंग मतलब स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न यानी धागा बन गया, और वीविंग से क्या मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो धागा बनाना और कपड़ा बुनना ये दोनों ही काम हैंड से, मतलब मैनुअली होता था। ठीक है, हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग होता था। उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो पावर लूम्स आ गए, मतलब मशीन्स के हेल्प से अब क्या किया जाने लगा, वीविंग किया जाने लगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हुआ। और उसके बाद आगे चल के और डेवलपमेंट हो गया। फिर आ गया मिल का कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही मिल में एक साथ में बहुत सारा जो कपड़ा है वो बन के निकल रहा है, मिल का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ऐसे करके इसका इवोल्यूशन हुआ है। फिर in the early years the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat। जब हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि कॉटन कहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो अब हम, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल चाहिए इसको, तो महाराष्ट्र, गुजरात ये सब वाले एरिया में कॉटन ग्रो होता है। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अगर वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दे तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है कि नहीं, अच्छा होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो शुरुआत के सालों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन ग्रोइंग एरिया में ही इस्टेब्लिश थे। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में ही ज़्यादा आपको ये इंडस्ट्री देखने को मिलते थे। कुछ एडवांटेज है। पहला, रॉ कॉटन ईजिली मिल जाता था, आसपास मार्केट था तो बेचने में भी सुविधा मिलता था। ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटी, महाराष्ट्र गुजरात पोर्ट के सामने है, वहाँ मतलब वहाँ पास में ही पोर्ट है, तो पोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है, इससे हम एक्सपोर्ट ईजिली कर पाएंगे। फिर लेबर सप्लाई अच्छा था, स्किल्ड लेबर मिल रहा था। फिर मॉइस्ट क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे जिस वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वो इसी रीजन में लोकलाइज्ड थे या फिर कंसंट्रेटेड थे, जो भी टर्म आप यूज़ करें। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्यों पहले जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे महाराष्ट्र गुजरात में सीमित थे। तो ये सब रीजन का वजह से ये इंडस्ट्रीज यहीं पे लोकेटेड थे। ठीक है, उसके बाद आगे डेवलपमेंट हुआ तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्री के जो बाकी पार्ट है वहाँ पे फैले। फिर ये इंडस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि इसमें कई सारे लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके बाद ये इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है बाय क्रिएटिंग डिमांड। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, डाई चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो वो सब इंडस्ट्री जो ये सब सप्लाई करते हो वो सब इंडस्ट्री का भी तो ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सब इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कोई पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ के छोड़ दीजिए। आगे मूव करते हैं। दो प्रोसेस है, एक है स्पिनिंग और एक है वीविंग। स्पिनिंग से क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे धागा यानी यार्न मिलेगा। ठीक है, और वीविंग से हमें क्या मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा। तो स्पिनिंग और वीविंग का दो पॉइंट है कि बोला गया कि स्पिनिंग जो है ये सेंट्रलाइज्ड है इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। अभी के टाइम में भी जो स्पिनिंग धागा बनाने का काम है वो यही 3 स्टेट्स में मेनली किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। लेकिन जो वीविंग है, धागा बन गया, अब कपड़ा जो बनाने का प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ये सेंट्रलाइज था, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा क्यों? डिसेंट्रलाइज बोलने का मतलब जो वीविंग है वो कंट्री के हम अलग अलग पार्ट्स में करवाते हैं, लेकिन स्पिनिंग जो था धागा बनाने का काम वो सिर्फ इसी 3 स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु मिलने यहीं पे होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों धागा हम एक जगह बना रहे हैं लेकिन जो कपड़ा बुनना है वो कंट्री का अलग अलग पार्ट में करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कपड़ा बनवाते हैं तो हम चाहते हैं कि अलग अलग पार्ट में बने। इससे क्या होगा कि जिस भी रीजन में वो कपड़ा बन रहा है उस रीजन का जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, जो डिज़ाइन है वो आ पाए, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी ये सब आ पाए। ठीक है, इसलिए वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंडिया
स्पिनिंग के मामले में तो बहुत अच्छा है, हम लोग स्पिनिंग काफ़ी अच्छा करते हैं, धागा काफ़ी अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो वीविंग का क्वालिटी है हमारे कंट्री में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लो क्वालिटी फैब्रिक बनता है हमारे कंट्री में, इसीलिए जो अच्छे क्वालिटी के जो यार्न बनते हैं, जो धागे होते हैं अच्छे क्वालिटी के, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमारे कंट्री में उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट था यहाँ पे। वीविंग जो कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या तो आप हैंडलूम से कर सकते हैं मैनुअली, या फिर पावर लूम कोई मशीन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिल्स में भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, जो हैंड स्पन खादी है, जिसमें खादी कपड़ा जो है वो हैंड स्पिनिंग से ही बनता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोज़गार मिलता है। ये मिल्स में जनरली हम फेवर नहीं करते हैं कि ज़्यादा मिल्स आए, क्योंकि मिल्स आएगा तो मशीन से सब एक साथ में बहुत सारा कपड़ा बना कर रख देगा, लोग काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसीलिए चूंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिल सेक्टर जो लूमेज है, मिल सेक्टर लूमेज को कम रखना पड़ेगा पावर लूम और हैंडलूम से। लोग पावर लूम इस्तेमाल करें, हैंडलूम इस्तेमाल करें, रोज़गार बढ़ेगा इससे, और कंट्री मतलब अच्छा रहेगा। मिल सेक्टर में काफ़ी बेरोज़गारी आ जाएगा। चलिए, तो इतना ही पॉइंट याद रखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अगला है जूट टेक्सटाइल, जूट रस्सी। ठीक है, इसको हम लोग क्या जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि जूट को अगर आप देखेंगे बोरा जिससे बनता है उसका कलर येलोइश होता है, तो गोल्डन कलर का होता है, तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, वैल्यूएबल भी है। इस बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में जो लेटेस्ट एडिशन है, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, लेकिन अभी फिलहाल क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। अब वेस्ट बंगाल कहाँ है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है मतलब आपका मैप वाला स्केल काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि एसएसटी में 5 मार्क्स का मैप भी तो करना है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ा रखे हैं मैप वाले वीडियो में, आप ज़रूर एक बार उसको देखिएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी समझ लेते हैं कहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के ठीक बगल में है बांग्लादेश, समझे कि नहीं। तो बांग्लादेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का, और इंडिया में जो जूट मिल्स है वो मेनली यहाँ पे एक हुगली रिवर है, वहीं पे इसी के आसपास ज़्यादातर जूट मिल्स लोकेटेड है। ऐसा क्यों है अभी समझेंगे, देखिए। लिखा है कि आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। इसको समझिए, जो कि था अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो ये तो पाकिस्तान बन गया था, ये था वेस्ट पाकिस्तान, और ये भी था पाकिस्तानी, ये बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री नहीं था उस समय में। ठीक है, ये था ईस्ट पाकिस्तान। फिर आगे चल के ये ईस्ट पाकिस्तान बोला कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं रहेंगे, हम अपना कंट्री अलग बनेंगे, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ये बांग्लादेश बन गया। तो ये जो बंटवारा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बंटवारा हुआ, पहले तो ये सब इंडिया का ही पार्ट था ना, तो ये जो बंटवारा जब हुआ था यहाँ पे, तो जो जूट ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पे जूट उगाया जाता है, वो रह गया ज़्यादातर बांग्लादेश में, और जो मिल वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जूट मतलब उस पर प्रोसेस किया जाएगा, जो मिल है वो वेस्ट बंगाल में रह गया। ऐसा करके बंटवारा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, क्योंकि जूट ग्रोइंग एरिया ज़्यादातर बांग्लादेश में रह गया था। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले, ज़्यादातर मिल्स जो है वो इस हुगली नदी के आसपास लोकेटेड है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्यों हुगली नदी के आसपास इतने ज़्यादा जूट मिल्स लोकेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, देयर यानी जूट मिल का जो लोकेशन है हुगली बेसिन में ज़्यादातर है। क्यों, तो कुछ एडवांटेज है यहाँ पे। पहला, प्रॉक्सिमिटी टू ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि वहीं पे आसपास काफ़ी ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है, तो वहीं पे मिल्स भी इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये पहला रीज़न हो गया कि क्यों ज़्यादातर जूट मिल्स वहाँ पे है। दूसरा रीज़न है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, चीप। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, हुगली नदी का पानी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया मिल्स का लोकेट होने का। तीसरा हो गया
सपोर्टेड बाई गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोडवे एंड वाटरवे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल। आसपास काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, रेलवे है, रोडवे है, वाटरवे है, इससे रॉ मटेरियल को मिल्स तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। तो ये तीसरा फेवरेबल फैक्टर हो गया। चौथा, एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, काफ़ी पानी अवेलेबल है हुगली नदी में, ठीक है, तो वाटर अवेलेबल और जूट को प्रोसेस करने में काफ़ी पानी चाहिए, तो पानी का जो सप्लाई है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये चौथा फैक्टर फेवरेबल में रहा, ठीक है। पांचवा, यहाँ पे लेबर जो है वो काफ़ी सस्ते और स्किल्ड लेबर यहाँ पे मिल जाते हैं। वेस्ट बंगाल के लेबर आते हैं, फिर एडजॉइनिंग आसपास का जो स्टेट्स है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो लेबर इजीली अवेलेबल है, इसलिए मिल्स यहाँ पे लोकेट हो गए। इसके अलावा मतलब पास में ही एक मेट्रो सिटी है कोलकाता। ये एक काफ़ी लार्ज अर्बन सेंटर है। यहाँ पे जो फैसिलिटी है जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो इससे जूट को एक्सपोर्ट करना भी इजी रहता है। तो ये 5-6 रीजन का वजह से जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हुगली बेसिन में ज़्यादातर लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये सारा पॉइंट याद रखना है आपको। जितना अंडरलाइन किए सिर्फ उतना याद रखिए, इससे आप आगे तो कर लेंगे। पूरा हूबहू ये एनसीईआरटी टेक्स्ट याद करने का जरूरत नहीं है। एक बार रिकैप करें। पहला, रॉ मटेरियल के आसपास है। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट चीप अवेलेबल है। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कम्युनिकेशन अवेलेबल है। चौथा, एबंडेंट वाटर अवेलेबल है फॉर जूट प्रोसेसिंग। पांचवा, चीप लेबर अवेलेबल है। और छठा, लार्ज अर्बन सेंटर पास में लोकेटेड है जहाँ पे ये सब फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए जूट इंडस्ट्री के बारे में। अब आ जाइए शुगर इंडस्ट्री पे। चीनी, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, चीनी का, ठीक है। लेकिन गुड़ और खंडसारी मतलब एक तो चीनी हो गया, ये होता है रिफाइंड, ठीक है, और ये हो गया अनरिफाइंड, इसको खंडसारी बोलेंगे। ये अनरिफाइंड चीनी है। और गुड़ तो आपको मालूम ही है, हम लोग इसको मिठा बोलते हैं, ब्राउन कलर का जो होता है गुड़, ठीक है। तो इंडिया ये दोनों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चीनी के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो काफ़ी बल्की होता है, काफ़ी जगह लेता है गन्ना, ठीक है। गन्ना का जो छिलका निकलेगा वो भी काफ़ी बल्की होगा, इसीलिए। और एंड इन हॉलेज मतलब इन ट्रांसपोर्ट इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई खेत है जहाँ पे गन्ना ग्रो किया जा रहा है, शुगर केन ग्रो किया जा रहा है, और इंडस्ट्री जो है वो बहुत दूर में है, तो ये गन्ना जब यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यानी हॉलेज किया जाएगा, तो इसमें धूप पड़ेगा। धूप पड़ने से क्या होगा कि ये गन्ना का जो मिठास है वो कम जाएगा यहाँ पहुँचते पहुँचते, ठीक है। जो चीनी बनेगा मतलब ज़्यादा गन्ना लगेगा वो चीनी बनाने में, क्योंकि मिठाई नहीं रहेगा वो, तो इट्स मिठास यानी सुक्रोज कंटेंट ये कम हो जाता है। तो ये इसका कुछ फैक्टर है, याद रखिएगा। पहला तो रॉ मटेरियल काफ़ी बल्की होता है, और दूसरा जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस होता है ट्रांसपोर्ट के टाइम में। इसीलिए जो ज़्यादातर मिल्स है वो वहीं पे लोकेट होते हैं जहाँ पे पास में ही वो शुगर केन है, ठीक है। खेत के आसपास ही शुगर इंडस्ट्री लोकेटेड होते हैं। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स में मेनली मिल्स लोकेटेड है। 60% मिल्स तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार में ही लोकेटेड है, जहाँ पे मेनली शुगर केन ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री जो है वो सीजनल इन नेचर है, सालों भर तो गन्ना नहीं ग्रो कर पाएंगे, सीजन पे ही ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए ये इंडस्ट्री काफ़ी सूटेबल है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। कुछ याद आ रहा है कोऑपरेटिव? अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब आपको समझाए थे, याद है कि भूल गए? एक बार रिकैप करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, याद है हमने पब्लिक, प्राइवेट, फिर जॉइंट, फिर कोऑपरेटिव पढ़ा था। तो कोऑपरेटिव का हमने एग्जांपल देखा था शुगर केन वाला। तो बोला जा रहा है कि चूंकि शुगर इंडस्ट्री जो है वो सीजनल नेचर का है, इसलिए ये कोऑपरेटिव सेक्टर में को काफ़ी सूट करता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वही फार्मर इस इंडस्ट्री को ओन भी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई खेत है, यहाँ पे जब सीजन था तब गन्ना ग्रो किया गया, जब ऑफ सीजन है तो यही फार्मर सब किस में इंगेज हो सकते हैं? ये इंडस्ट्री में इंगेज हो सकते हैं और इसको प्रोसेस करके शुगर या फिर गुड़ या फिर खंडसारी बना सकते हैं। तो इससे फार्मर्स का काफ़ी हेल्प हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये फार्मर को क्या क्या हेल्प मिला? पहला तो इनका इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है।
दूसरा, इनको ऑफ सीजन में जब गन्ना नहीं ग्रो हो रहा है तब इनको भी काम मिला हुआ है, ऑफ सीजन में भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इनको, तो और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये सब रिस्क कम हो रहा है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूंकि ये इंडस्ट्री सीजनल नेचर का है, हर सीजन में ये इंडस्ट्री नहीं चलेगा, तो जिस सीजन में इंडस्ट्री ऑफ है तब आप खेती कर लीजिए, और जब खेती डाउन है तो इंडस्ट्री चला लीजिए, तो इस तरीके से काम कीजिए। इसलिए बोला गया कि ये काफ़ी आइडियली सूटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर को। अगला एक खास फीचर है इस इंडस्ट्री का जो कि रिसेंट ईयर में देखने को मिला है, वो है ये, हाल फिलहाल के सालों में ये देखने को मिला है जो मिल्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में मिल्स मूव कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ज़्यादातर मिल्स कहाँ पे, यूपी बिहार में है, जो कि ऊपर का स्टेट है ना। ये जो आप मैप देखेंगे, पता है यूपी बिहार कहाँ पे है, तो ये रहा बिहार, ये रहा यूपी, नॉर्दर्न स्टेट्स में आते हैं ये लोग। तो यहाँ से मिल्स अब शिफ्ट हो रहे हैं साउदर्न स्टेट्स में और वेस्ट की तरफ, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ मिल्स यहाँ पे ज़्यादातर लोकेट हो रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है, तो तीन रीज़न दिया हुआ है शायद, हाँ 3 रीज़न है। पहला, जो केन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी जो शुगर केन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र और साउदर्न स्टेट्स में, उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, ज़्यादा मिठास होता है, इसलिए मिल्स आसपास में लोकेट हो रहे हैं क्योंकि ये वो गन्ना को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा है लॉन्ग क्रशिंग सीजन, चूँकि यहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है, साउदर्न स्टेट्स में ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो लंबे समय तक आप गन्ने को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसको क्रश करके रस निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया कि जल्दी गन्ना सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ये दूसरा एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज है कि इस सब रीजन में, महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स में कोऑपरेटिव्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, तो इसलिए भी ज़्यादातर मिल्स जो है साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। समझे कि नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे वाई, तो आपको ये 3 रीज़न देना है। ठीक है। जिस तरीके से हम अंडरलाइन किए हैं वैसे याद कीजिए, तो वैसे ही आप अगर याद करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। अगर आप पूरा याद करने जाएंगे तो थक जाएंगे और याद भी नहीं होगा, इसलिए जितना अंडरलाइन किए सिर्फ उतना याद कीजिए, बाकी आप खुद से फ्रेम करके लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, तो और ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल ही जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप अंडरलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी तक हम जो भी इंडस्ट्री पढ़ रहे थे वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। ये है मिनरल बेस्ड, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे मिनरल्स और मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल। ठीक है। अब मिनरल्स क्या होता है नहीं होता है इसको हमने डिटेल में समझ लिया था मिनरल वाले चैप्टर में। ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे मूव करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहला इंडस्ट्री पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्या है, आयरन है और स्टील है। ठीक है। रॉ मटेरियल के रूप में हम मिनरल्स नहीं तो मेटल्स को यूज़ कर रहे होंगे। समझे। देखिए, सबसे पहले इस इंडस्ट्री का फीचर है कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है हमने क्लासिफिकेशन में समझ लिया था। मतलब ये ऐसा इंडस्ट्री होता है जो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। ऐसे इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। तो इस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है तो ये क्या है, एज अ मशीनरी सप्लाई हो जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है। तो ये पहला फीचर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि क्यों ये बेसिक इंडस्ट्री है, तो ये सिंपल सा रीज़न याद कर लीजिए। इसके बाद स्टील जो बनता है, इस स्टील से आप कई सारे इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब ऐसे सामान जिसमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स ये सब यूज़ होते हो। ठीक है। जैसे मशीन्स हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और कई सारे चीज़ बनाए जाते हैं स्टील से। तो ये तो उसका यूज़ है। आगे मूव करते हैं। अगला फीचर है कि किसी भी कंट्री में स्टील कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है, ये पैमाना होता है कि देखने के लिए कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है। अगर कोई कंट्री में स्टील बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है, मतलब वो कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अगला, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये एक हेवी इंडस्ट्री भी है। अब हेवी इंडस्ट्री क्या होता है ये तो ईजी है याद करना, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो हेवी होते हैं। जो यहाँ पे गुड्स बनता है, फिनिश गुड, वो भी काफ़ी हेवी होता है और इसी कारण से इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। रॉ मटेरियल लाने में भी और प्रोडक्ट को सेल करने में भी। तो ये एक हेवी इंडस्ट्री भी है। अब ये इंडस्ट्री में कैसे, इतना तो समझ में आ गया कि हमें ये इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, आयरन और स्टील मिलने वाला है। ठीक है।
तो बनता कैसे है ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। एक होता है आयरन ओर, एक होता है कोकिंग कोल और एक होता है लाइमस्टोन। ठीक है, इसको इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, जो भी आयरन मिट्टी खोदा हमने, आयरन ओर निकला और साथ ही साथ कोकिंग कोल लाइमस्टोन ये सब लेके ट्रांसपोर्ट किए प्लांट तक। ठीक है, वो मिल तक। उसके बाद उस प्लांट में जाने के बाद आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। आयरन ओर को पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए, वो हीट जनरेट होता है इस कोकिंग कोल से। समझ रहे, कोकिंग कोल जो लिए थे इसको जला के काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इससे ये आयरन ओर मेल्ट होता है। तो ये हो गया। और लाइमस्टोन जो है, ये थर्ड वाला लाइमस्टोन, इसका काम है, ये फ्लक्सिंग मटेरियल है, मतलब ये इम्प्योरिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। जो इम्प्योरिटी बनता है उसको स्लैग कहते हैं, स्लैग मतलब इम्प्योरिटी, तो वो रिमूव हो जाता है लाइमस्टोन के हेल्प से। समझे? तो ये 3 चीज़ को 4:2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। मतलब अगर आयरन और 4 kg है तो कोकिंग कोल कितना लेना पड़ेगा, 2 kg लेना पड़ेगा, और लाइमस्टोन कितना लेना पड़ेगा, 1 किलो लेना पड़ेगा। ठीक है, और तीनों का फंक्शन याद रखिए। ये तो आयरन और, इसी से हमें आयरन मिलेगा। कोकिंग कोल का काम क्या है, ये हीट प्रोड्यूस करता है ताकि ये मेल्ट हो पाए। और लाइमस्टोन का काम क्या है, ये फ्लक्सिंग मटेरियल है जो इम्प्योरिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इम्प्योरिटी भी हटा दिया, तो जो अभी पिघला हुआ मटेरियल बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा साफ सफाई कीजिए, अलग अलग प्रोसेस है, तो आपको फाइनली आयरन मिल जाएगा। पिग आयरन मतलब इम्प्योर आयरन है, इसमें अभी भी थोड़ा मोड़ा इम्प्योरिटी है, इसको और साफ करेंगे तो आपको आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो आयरन तो मिल गया। अब स्टील कैसे मिलेगा, देखिए स्टील मिलने के लिए आपको क्या करना है, इसी पिग आयरन को कुछ और प्रोसेस से होके गुजारना है। पिग आयरन को आप क्या कीजिए, और प्यूरिफाई कीजिए बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, और साथ ही साथ इसमें मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ये सबको ऐड कर दीजिए। ये रहा, इन सबको ऐड इसलिए करते हैं टू हार्डन द स्टील। ये जो पिघला हुआ था इस तरह इसमें मजबूती आ जाए, हार्डनेस आ जाए, इसलिए ये मैंगनीज ये सब ऐड करते हैं। ठीक है, पिग आयरन में। उसके बाद आपको स्टील मिल गया, आप उसको रोल कीजिए, फिर प्रेस कर दीजिए, फिर अलग शेप में डालना है, फिर जो भी शेप देना है उसको दे दीजिए, आपको स्टील भी मिल जाएगा। तो समझे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो ये याद रखिएगा, ये चार्ट भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है ये चार्ट दे दे और ये कहीं पे किसी का फंक्शन पूछ ले या फिर XYZ कर दे। ठीक है, और ये रेशियो 4:2:1 इस रेशियो में जो रॉ मटेरियल है वो लिए जाते हैं। उसके बाद अब है लोकेशन के बारे में, कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे, स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड होंगे। तो जाहिर सा बात है, ये हैवी इंडस्ट्री है, काफ़ी भारी रॉ मटेरियल भी आएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी काफ़ी भारी होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो आप इंडस्ट्री को वहीं लोकेट करेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, रॉ मटेरियल के पास वाले एरिया में ही इंडस्ट्री को लोकेट करना है। और ये भी देखना है जो ये जो बिकेगा, चाहे आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक कंट्री में ही सेल कर रहे हो, तो मार्केट भी पास होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें पावर सप्लाई अच्छा मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये सब सारे फीचर को यहाँ पे लिख रखें। ये देखिए ये इंडस्ट्री का लोकेशन में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो रॉ मटेरियल से प्रॉक्सिमिटी यानी पास में होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल ईजिली आ पाए और फिनिश्ड गुड भी ईजिली सेल हो पाए। एक्सेस टू मार्केट एंड कंप्यूटर, आसपास मार्केट भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। लेबर अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए। ये 2 फीचर तो हर जगह होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम इसके लोकेशन में को मतलब लोकेशन सेटअप करते वक्त ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप। चलिए आगे मूव करते हैं। अगले पॉइंट में बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, इसी रीजन पे लोकेटेड है। तो इसका क्या रीज़न है, वेरी फेमस क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, क्यों ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू पे लोकेटेड है। तो इसका कुछ रीज़न है। नंबर 1, यहाँ पे जो आयरन ओर है वो काफ़ी कम दाम में मिल जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया, जो रॉ मटेरियल है, कुकिंग कोल हो गया या फिर आयरन ओर हो गया या फिर लाइमस्टोन हो गया, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पास में मिल जाते हैं। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न है, लेबर जो अवेलेबल है काफ़ी चीप है। ठीक है, यूपी बिहार से लेबर आ जाते हैं। और चौथा है कि मार्केट भी यहाँ पे पास में है।
वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इजीली सेल भी हो जाता है। तो ये 4 रीजन का वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू में कंसंट्रेटेड है या फिर लोकेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 रीजन देके आपको आंसर कर देना है। चलिए, इतना ही था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आ जाइए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। स्मेल्टिंग क्या होता है? मतलब एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। एल्यूमिनियम का ओर क्या है? तो आप बोलेंगे बॉक्साइट। बहुत बार इसको बता चुके हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना, यही है इस इंडस्ट्री का काम, जिसका नाम है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? एल्यूमिनियम मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। पहला इंपॉर्टेंस के मामले में जो इंडस्ट्री था वो कौन था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए इसका फीचर क्या है एल्यूमिनियम का? काफ़ी हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये मेलिएबल है, मतलब आप इसको पीट पीट के चादर जैसा बना सकते हैं। ठीक है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स। आप इसको दूसरे मेटल के साथ जब मिलाएंगे, मतलब एलॉय बनाएंगे, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब कुछ फीचर्स है एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और वायर्स बनाने में। ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लीड। आप जहाँ पे स्टील, कॉपर, जिंक, लीड इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका कि ये सब जो प्लांट है, ये जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी के सब जगह पे लोकेटेड है। ये बनता कैसे है वो देखिए। बॉक्साइट, इसको नीचे फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं बॉक्साइट। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप ये ऊपर वाला फिगर को समझ लीजिए, इसमें क्या बताया हुआ है। लिखा है कि अगर आप 4 से 6 टन बॉक्साइट लेंगे ना, तो उसमें से 2 टन एल्यूमिना निकलेगा, एल्यूमिना। ठीक है, एक होता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना निकलता है, तब इस एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद एल्यूमिनियम मिलता है। तो 4 से 6 टन अगर आप रॉ मटेरियल लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको सिर्फ 1 टन मिलता है, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है ये। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया हुआ है। खैर, आज ये प्रोसेस पे, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल ले लिया बॉक्साइट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया इन रेल और शिप, ट्रांसपोर्ट करके हमने प्लांट में पहुंचा दिया। बॉक्साइट को यहाँ पे क्रश किया गया और इसमें से एल्यूमिना निकाल लिया गया। ठीक है, बॉक्साइट से पहले क्या निकला जाता है? एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना को क्या करते हैं हम? एक पिघला हुआ मेटल लेते हैं, जैसे कि क्रायोलाइट। ठीक है, ये क्रायोलाइट एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। ठीक है, जो लिक्विड लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगा? क्रायोलाइट होगा। ठीक है, और इसी क्रायोलाइट में इस एल्यूमिना को डिसॉल्व कर देना है और इसमें से करंट पास करना है, काफ़ी हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? कैथोड पे जो है एल्यूमिनियम जाके जमा हो जाएगा, ऐसे करके एल्यूमिनियम बनता है। तो हल्का सा ही बस समझ के छोड़ दीजिए इसको। ये सब नाम याद होना चाहिए कि पहले बॉक्साइट होता है, फिर एल्यूमिना मिलता है, और एल्यूमिना को क्रायोलाइट में मिला के बिजली पास कर देते हैं। ठीक है, तब हमें एल्यूमिनियम मिलता है कैथोड पे। इतना याद रखिए, काफ़ी रहेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, काफ़ी बल्की होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है रॉक। ठीक है, वही बताया हुआ है। और इसका लोकेशन का अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री वहीं पे लोकेट होते हैं जहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो एट मिनिमम कॉस्ट। ये 2 चीज़ मेन देखा जाता है इसके लोकेशन में। ठीक है, जितना बताए उतना याद रखिए, काफ़ी है। अब आ जाइए केमिकल इंडस्ट्री पे। केमिकल नाम से समझ रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री में क्या बनता होगा? केमिकल्स बनते होंगे। अब केमिकल्स होते हैं 2 टाइप के। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब जो धरती से मिले नॉन लिविंग थिंग से जो डिराइव हुआ है, उसको इनऑर्गेनिक केमिकल्स बोलते हैं। और एक होता है ऑर्गेनिक केमिकल, जो कि होता है लिविंग थिंग से डिराइव। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो। तो पहला इसमें लिखा है कि फास्ट ग्रोइंग है ये केमिकल इंडस्ट्री, और डाइवर्सिफाई हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाते जा रहे हैं। इसमें लार्ज और स्मॉल स्केल यूनिट दोनों आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको बताए थे जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ से कम हो। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो। तो दोनों टाइप के इंडस्ट्री इसके अंदर आते हैं। फिर रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोनों ही इंडस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी। अब दोनों को समझ लेते हैं।
इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज जो होते हैं ये वाइडली स्प्रेड है ओवर द कंट्री का हर एक पार्ट में आपको इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रॉ मटेरियल चाहिए इस इंडस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री को, वो रॉ मटेरियल कई सारे प्लेसेस में अवेलेबल है और जो प्रोडक्ट बनते हैं इन इंडस्ट्री में वो भी इजीली सेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्री पूरा कंट्री में ही लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कुछ यूज़ दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ के समझ के छोड़ देना है। अब आ जाइए ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में आते हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ये सब बनाया जाता है। इनका लोकेशन का अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल इन प्लांट्स कहाँ पे लोकेटेड है? नियर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम। वो रॉ मटेरियल होता है पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास ही लोकेटेड होते हैं। जो ऊपर हमने देखा था इनऑर्गेनिक वाला, इसका हमने फीचर देखा था कि ये कंट्री में कहीं भी लोकेटेड है, पूरा कंट्री में स्प्रेड है। लेकिन ऑर्गेनिक वाला पूरा कंट्री में लोकेटेड नहीं है, ये जनरली ऑयल रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट के आसपास ही लोकेटेड होता है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल वहीं से आना है कि नहीं, इसलिए। तो जितना अंडरलाइन किया उतना याद रखिए, काफ़ी है यहाँ से। अगला पॉइंट इस इंडस्ट्री के बारे में ये है कि केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो खुद का प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम कर लेता है। ये मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री ये बहुत सारा केमिकल बनाया, ठीक है। अब ये सब केमिकल बाजार में ना बिक के दूसरे इंडस्ट्री में ना सेल होके ये केमिकल यही इंडस्ट्री दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। तो वही बोला रहा है कि ये अपना ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है। क्योंकि ये जो केमिकल्स बने हैं इसको बेसिक केमिकल्स कहा जाता है। ये इसको प्रोसेस करके फिर से दोबारा दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं और फिर उन केमिकल्स को इंडस्ट्रीज में या फिर एग्रीकल्चर में या फिर कंज्यूमर मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो खुद का ही अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए आ जाइए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ बनता है? तो इन सब टाइप के फर्टिलाइजर तो पता है आपको ना, खाद। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गया जैसे कि यूरिया, ये बनता है। इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट जिसको DAP कहते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिसमें NPK शामिल होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, ठीक है। तो ये सब फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो फर्टिलाइजर का नाम कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमने NPK फर्टिलाइजर देखा, इसमें जो तीसरा वाला है K यानी पोटास, ठीक है, इसका खास बात यह है कि ये इंटायरली इम्पोर्टेड है, हमारे कंट्री में ये नहीं मिलता है, ठीक है, अच्छे खासा अमाउंट में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको बाहर दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा। ये इंडस्ट्री का ग्रोथ ज़्यादा हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, क्योंकि जितना खेती एग्रीकल्चर जितना डेवलप होगा तब तो खाद चाहिए, तो ये इंडस्ट्री भी उतना ही ग्रो करेगा, है कि नहीं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पे खेती डेवलप हुआ वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुआ, वही बात यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। पंजाब, यूपी ये सब में ज़्यादा खेती होता है, तो वही जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाइए सीमेंट इंडस्ट्री पर। इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या होगा? सीमेंट तो मालूम ही है, सीमेंट से क्या क्या बनेगा? तो घर, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो होते हैं लाइम स्टोन, सिलिका, जिप्सम। एकदम रट लेना है, आ चुका है पहले इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, कि सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल होता है। तो लाइम स्टोन, सिलिका और जिप्सम, ये याद रखेंगे। इसका खास बात है कि ये जो रॉ मटेरियल है काफ़ी बल्की होते हैं और हेवी होते हैं, ठीक है। फिर इसका जो लोकेशन है उस लोकेशन वहीं पे होगा जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। पावर, कोल और रेल ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है।
सीमेंट इंडस्ट्री खासकर से गुजरात में ज़्यादा पाई जाएंगे आपको। सीमेंट इंडस्ट्री मतलब इनके प्लांट्स गुजरात में ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात से इजी है मतलब एक्सपोर्ट करना, ठीक है, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है तो इजी पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर गुजरात में ये इंडस्ट्री पाई जाते हैं। और लास्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, इतना स्टैटिक नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे गाड़ियाँ बनाए जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर और भी ज़्यादा, ठीक है। देखिए ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ये इंडस्ट्री का ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब हुआ? जब लिबरलाइजेशन आया तब। अब लिबरलाइजेशन क्या है नहीं है उम्मीद करते हैं आपको मालूम होगा, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें जो फैक्टर्स वाला टॉपिक था, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल में समझा था, है कि नहीं। मतलब कंट्री में कोई भी बाहर से सामान आए उसका रेस्ट्रिक्शन हटाना। इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के बाद ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि जब दूसरे जो कंट्रीज़ है वहाँ से जब नए मॉडल्स के कार्स आए, ठीक है, जब व्हीकल्स आए, तो इससे हमारे कंट्री में जो लोगों का डिमांड है, जो इंटरेस्ट है कार में, वो ज़्यादा हुआ, ठीक है, और ये इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला। तो न्यू एंड कॉन्टेम्परेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इंडस्ट्री लोकेटेड है तो बड़े बड़े शहरों में ही होंगे, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ये इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब है आखिरी, ये सब हम पढ़ रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। आखिरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे मेन लोकेशन है इलेक्ट्रॉनिक के लिए और आईटी के लिए, वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और मेजर ये जो इंडस्ट्री है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये भी बड़े बड़े शहर, बेंगलुरु, मेट्रो सिटी, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब मेन यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ठीक है। ये इंडस्ट्री का खास बात ये है कि ये युवाओं को काफ़ी ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड किया है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बस इतना ही बात यहाँ से याद रखिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ पूरा इंडस्ट्री वाला सेक्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी एडवांटेजेस है, हमने स्टार्टिंग में इसका इंपॉर्टेंस देखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ का एक और पॉइंट है जो कि है पॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज़ लैंड पॉल्यूशन, वाटर, एयर, नॉइज़, ये सभी टाइप के पॉल्यूशन करते हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इंडस्ट्रीज़ का, इसको हम ओवरलुक यानी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं एक एक पॉल्यूशन को इंडस्ट्रीज़ कैसे ये पॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। आप जनरली इंडस्ट्री या फिर मिल इमेजिन करेंगे तो आपके माइंड में कैसा इमेज बनता है कि वो काफ़ी ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, गंदा पानी छोड़ रहा है, ऐसा ही इमेज हमने देखा है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अनडिज़ायरेबल गैसेस हवा में छोड़ते हैं, जैसे कि 2 खतरनाक है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी मतलब डेंजरस गैस हवा में छोड़ते हैं ये, ठीक है। इससे होता है एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा एयर बॉर्न, BORNE, मतलब एयर कैरीड है ये, एयर कैरीड पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल जो हवा में बहते रहते हैं, जैसे कि डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, ये सब इंडस्ट्रीज छोड़ते हैं, इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा स्मोक इज इमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स, refineries, smelting plants, burning of fossil fuels in big and small factory that ignore pollution norms। इन सब में लगातार धुआं निकलता है इन सब इंडस्ट्रीज से, और ये स्मोक से होता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एक्सीडेंटली टॉक्सिक गैस का लीक हो जाता है जाने अनजाने में, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में हुआ था, ठीक है। तो इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ सकता है। अगर कोई दुर्घटना हो गया किसी इंडस्ट्री में तो कई सालों तक भी उसका इम्पैक्ट देखने को मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीके हो गए जिससे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं।
इसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिवली पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे, ठीक है। जो अच्छे अच्छे इमारत है, जब हवा गंदा रहेगा तो वो पानी में घुल के नीचे गिरेगा, एसिड ड्रेन हो जाएगा, और जो मार्बल्स के घर है वगैरह ये सब क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल के केस में देखने को मिला है। और पूरा एटमॉस्फेयर एज अ होल डिटोरिएट होता है। तो कोई भी पोल्यूशन अच्छा तो नहीं होता है। ये हो गया एयर पोल्यूशन के बारे में, जितना अंडरलाइन किया उतना बात याद रखिए। आगे आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। यहाँ पे अफ्लुएंट स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इफ्लुएंट होगा, ई होगा, ठीक है, ए हटा के ई कीजिएगा। ई इफ्लुएंट का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। तो जो भी इंडस्ट्रीज से ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो निकल रहे हैं ये वाटर में जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। खासकर से जो पेपर इंडस्ट्री हो गया, पल्प, ये भी एक टाइप का पेपर ही है, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा वाला, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टैनरी जहाँ पे जानवर के चमड़ों पे काम किया जाता है, लेदर बनाया जाता है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज खासकर से वाटर पोल्यूट करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें जो रंग हो गया, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, हेवी मेटल जैसे कि लेड और मर्कुरी, अगर आप पानी में ये मिला हुआ है और अगर आप ये पानी पी लेते हैं, आपका दिमाग हेवीली डैमेज होगा। जो भी आपको अभी हल्का फुल्का भूलने का बीमारी होगा वो बीमारी और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सब मेटल्स का काफ़ी बुरा असर पड़ता है दिमाग पे। फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स और विथ कार्बन, प्लास्टिक, रबर, ये सभी चीज़ पानी में छोड़ देते हैं ये सब इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज़, ये वेस्ट आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, यहीं तक था वाटर पोल्यूशन। ये इसके बाद जो है लैंड पोल्यूशन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी राख हो गया, ठीक है, फोटोजिप्सम, फॉस्फोजिप्सम और आयरन एंड स्टील स्लैग जो भी वेस्ट मटेरियल है, ये सबसे ज़मीन भी गंदा होता है। ये सॉलिड वेस्ट है जो लैंड पोल्यूशन करता है, बस समझ के छोड़ दीजिए। अगला आ जाइए थर्मल पोल्यूशन पे। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल यानी हीट, ये तब होता है जब कोई इंडस्ट्री पानी को बिना ठंडा किए, यानी गर्म पानी ही रिवर्स और पॉन्ड में अगर छोड़ देते हैं, भले ही वो पानी साफ़ ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप गर्म पानी कहीं रिवर में, नदी में छोड़ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन, मतलब थर्मल पोल्यूशन कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये गर्म पानी एक्वेटिक लाइफ, जो भी इसमें मेराइन एनिमल्स है, मछली हो गया, जो भी है, उनको काफ़ी बैडली इम्पैक्ट करता है। वाटर का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये थर्मल पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जब आप उसमें क्या छोड़े, गर्म पानी छोड़े, भले ये पानी साफ़ ही क्यों ना हो, गर्म है तो मतलब ये पोल्यूशन है। इसके अलावा है न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर और वेस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी, इन सब से जो वेस्ट निकलता है, काफ़ी खतरनाक वेस्ट निकलता है। ये सब सीधा छोटा मोटा बीमारी नहीं करेगा, कैंसर कर देगा, ठीक है। बच्चा पैदा होगा तो बच्चा विकलांग पैदा होगा, मिस कैरेज, जो प्रेग्नेंट है बच्चा मर जाएगा, मतलब बहुत खतरनाक होता है, ऐसा बीमारी देते हैं। तो ये सब वेस्ट इतना डैमेजिंग है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों काफ़ी एक दूसरे से लिंक्ड है, क्लोजली रिलेटेड है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे कैसे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन लिंक्ड है। तो देखिए, जब मिट्टी गंदा होगा तो पानी भी गंदा होगा, वो इस तरीके से, क्योंकि जब आप मिट्टी में कुछ वेस्ट डंप करते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये स्पेलिंग सही है, इधर नीचे में ए दिया हुआ था वहाँ पे। अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ये जो स्पेलिंग है इसका मतलब होता है रिच, वेल्दी, प्रॉस्पेरस आदमी, ठीक है। तो ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। इफ्लुएंट का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज, ये सब अगर आप मिट्टी में डंप करते हैं ना, तो इससे सॉइल तो यूजलेस होता ही है। फिर जब बारिश होगा तो वाटर जो है इस सॉइल में नीचे पर्कुलेट करेगा, नीचे जाएगा और फिर ग्राउंड से होते हुए ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा और ग्राउंड वाटर भी गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन एग्जाम में देंगे कि कैसे दोनों आपस में लिंक्ड है, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो आपको ये जो पूरा बात है ये लिख के समझा देना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस मीनिंग आना चाहिए कि मेन, जब भी आप मिट्टी में वेस्ट डंप करेंगे और बारिश होगा तो ये बारिश के पानी में घुल के कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा। चलिए, अगला है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का देखिए, इससे क्या होता है, इरिटेशन होगा आपको। आप रूम में बैठे हैं और आसपास अगर बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है तो आप बैठे बैठे थक जाएंगे कुछ ना बिना किए, ठीक है। गुस्सा भी होता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है,
हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब आप सुनने का शक्ति खत्म हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी कई सारा दिमागी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब तो हो गया नॉइज़ पोल्यूशन का इम्पैक्ट। होता कैसे है नॉइज़ पोल्यूशन? तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आसपास अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ से लगातार नॉइज़ आता है, कोई ठोकने का, कोई काटने का, ठीक है। मशीन चलता है तो नॉइज़ आता है, फैक्ट्री इक्विपमेंट चलेगा तो नॉइज़ आएगा, जनरेटर बहुत गंदा नॉइज़ देते हैं, फिर इस आरी वगैरह चलेगा तो नॉइज़ आएगा। न्यूमेटिक मतलब कहीं पर अगर बहुत तेज़ी से हवा कंप्रेस्ड एयर ब्लो कर रहा है तो वो नॉइज़ आता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल का नॉइज़ आता है, ठीक है। ये सब कुछ नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है, सोर्स इम्पैक्ट, ठीक है। बस इतना तैयार कर लीजिए। तो अभी तक तो हमने देख लिया सारा पॉल्यूशन। अब है कंट्रोल कैसे करें, इस सब को काबू में कैसे लाए। तो देखिए, अगर आप 1 लीटर गंदा पानी अगर कहीं पर डाल रहे हैं कोई साफ पानी में, तो वो 8 लीटर साफ पानी को गंदा कर देता है। मतलब 8 लीटर साफ पानी को गंदा करने के लिए सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी काफ़ी है। तो देखिए इम्पैक्ट कितना होता है। इसलिए वेस्ट को कैसे कम किया जाए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर को कैसे रिड्यूस किया जाए, वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप वेस्ट को ही वाटर का यूज़ जो है उसको मिनिमाइज़ कीजिए, पानी ही कम इस्तेमाल कीजिए। जब पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो गंदा पानी का जो वेस्ट है वो भी कम निकलेगा। अब पानी कैसे कम इस्तेमाल करें, तो वही रीयूज़ कीजिए, वही पानी को दोबारा इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकल कीजिए 2-3 बार, ठीक है। तो इससे पानी का यूज़ कम होगा और पानी का गंदगी भी कम होगा। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, बारिश का पानी को बचाइए, उसको काम में लीजिए, ये तरीका है। तीसरा है जो भी गर्म पानी है और जो इफ्लुएंट यानी लिक्विड वेस्ट, ये इन दोनों को ट्रीट कीजिए छोड़ने से पहले। गर्म पानी को पहले ठंडा कीजिए तब छोड़िए, इससे थर्मल पॉल्यूशन कम जाएगा, है कि नहीं। और इफ्लुएंट जो गंदा पानी है उसको कैसे ट्रीट करें, तो उसको 3 तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तीसरा टर्सरी ट्रीटमेंट। अब ये क्या है देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल मीन्स फिजिकल प्रोसेस से आप इसको साफ कीजिए, जैसे कि स्क्रीनिंग, छान दीजिए गंदे पानी में से जो भी मोटा मोटा सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाएगा। ग्राइंड कीजिए, दबा दीजिए तो वेस्ट बाहर हो जाएगा। फ्लोकुलेशन क्या होता है कि आप किसी गंदे पानी में कोई एक केमिकल डालते हैं, केमिकल डालने से क्या होता है कि जो गंदगी बिखरा हुआ है ना, वो गंदगी एक जगह सिमट जाता है। जब गंदगी एक जगह इकट्ठा हो गया तो आप इजीली इसको छान के निकाल सकते हैं, ये कर लीजिए। सेडिमेंटेशन, अगर कोई गंदा पानी है उसको थोड़ी देर रोके रख दीजिए, तो जो हार्ड पार्टिकल्स है वो नीचे जम जाएंगे और साफ पानी ऊपर रहेगा। समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ तरीका हो गया पानी साफ करने का। अगला है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा छोड़ दीजिए जो पानी को साफ करता हो, गंदगी खाता हो, इससे साफ कर सकते हैं पानी को। और तीसरा है टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसमें सब प्रोसेस को अपनाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी अपनाएंगे, केमिकल प्रोसेस भी अपनाएंगे और फिजिकल प्रोसेस भी अपनाएंगे। इसमें पानी को रिसाइकल किया जाता है। तो ये 3 तरीका हो गया जिससे हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ग्राउंड वाटर को अगर बचाना है तो वो सब एरिया जहाँ पे थ्रेट, जहाँ पे पानी का जो रिजर्व है ज़मीन के नीचे वो काफ़ी कम गया है, पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो गया है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को रोका जाए कि वो इंडस्ट्री वहाँ पे पानी और ना निकाले, ठीक है। तो इसको लीगली सरकार को कुछ करना पड़ेगा, लीगली इसको रेगुलेट करना पड़ेगा कि कुछ रेगुलेशंस लाए, पॉलिसीज़ लाए जिससे इंडस्ट्री ऐसा ना करे, ठीक है। तो इससे पानी बचेगा। ओवर ड्राइंग नहीं करना है, ग्राउंड वाटर जितना रिचार्ज हो रहा है उतना ही निकालिए, तब अच्छा रहेगा, ठीक है, बैलेंस बना रहेगा। तो ये तो हो गया पूरा वाटर पॉल्यूशन को लेके कि कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आ जाइए एयर पॉल्यूशन को लेके, हवा में जो गंदगी है उसको कैसे रोका जाए, जो इंडस्ट्रीज़ करते हैं। तो देखिए, जो फैक्ट्रीज़ है ना, जहाँ से धुआं निकलता है, स्मोक स्टैक से धुआं निकलता है, ठीक है। ये अगर आप कोई फैक्ट्री का इमेज देखे होंगे तो ऐसा ऐसा पाइप बना होता है ना, इसी को स्मोक स्टैक्स कहते हैं, और यहाँ से धुआं निकलता है। तो आप क्या कीजिए, इन सब स्मोक स्टैक्स में ये सब कुछ डिवाइसेस लगाइए। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दूसरा है फैब्रिक फिल्टर, तीसरा है स्क्रबर और चौथा है इनर्शियल सेपरेटर। अब ये क्या है देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें क्या करते हैं, वो स्मोक स्टैक में एक डिवाइस लगाते हैं, जो डिवाइस क्या करता है, पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ मतलब वहाँ पे काम होता है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जो फ्रेश हवा है
साफ हवा वही से बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। दूसरा हो गया फैब्रिक फिल्टर, मतलब आप इस मुंह पे कुछ कपड़े का फिल्टर लगा दीजिए, जिससे उस कपड़े में जो भी धुआं निकल रहा था, धुएं में जो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे रुक जाएंगे और काफ़ी साफ हवा जो है वो बाहर निकलेगा। ये तरीका ये हो गया। तीसरा है स्क्रबर। आप इस स्मोक स्टैक में क्या कीजिए, एक वाटर स्प्रे लगाया जाता है, जिससे जो भी धुआं में पार्टिकल्स था पानी में भीग के वो यहीं पर रुक जाता है और सिर्फ साफ हवा बाहर निकलता है। फिर है इनर्शियल सेपरेटर। इसमें क्या होता है कि ये स्मोक स्टैक में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए घुमा दिए ये पाइप को, ठीक है। तो हवा में जो मोटा मोटा पार्टिकल्स है, धुआं मतलब छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर, वो टकराएंगे यहाँ पे, कुछ यहाँ जमा हो जाएंगे और जो फ्रेश हवा है वो तो बाहर निकलेगा और जो भी वेस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इधर इधर इसके वॉल्स में जमा होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में हवा निकलेगा काफ़ी साफ निकलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्शिया के फोर्स से सेपरेट करना, ठीक है। ये सब कुछ तरीका हो गया। इसके अलावा आप कोयला ना इस्तेमाल करके, क्योंकि कोयला जलाएंगे तो बहुत धुआं निकलता है, ऑयल या फिर गैस का मतलब गैस फ्यूल यूज़ कीजिए, इससे पोल्यूशन कम होगा। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन का कंट्रोल। अब आइए नॉइज़ को कैसे कंट्रोल करें। नॉइज़ को कंट्रोल करने का तरीका है कि मशीनरी और जनरेटर्स में साइलेंसर्स का यूज़ किया जाए, इससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाया जाए, ऐसे मशीन्स लाया जाए जिसको रीडिज़ाइन करके ऐसा बनाया जाए मतलब जो एनर्जी इफ़िशिएंट हो, रिड्यूस नॉइज़ हो, जिसमें नॉइज़ कम होता हो। फॉर एग्जांपल प्रिंटर का एग्जांपल ले लीजिए। पहले जो प्रिंटर या फिर जेरोक्स मशीन आता था काफ़ी आवाज़ करता था, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता था। अभी का प्रिंटर या फिर स्कैनर या फिर जेरोक्स मशीन काफ़ी स्मूथली प्रिंट कर देता है। तो कुछ वैसा ही टेक्नोलॉजी हर जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे नॉइज़ कम हो पाए। इसके अलावा जहाँ पे नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उस रूम में या फिर उस बिल्डिंग में नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाइए, नीचे कुछ दरी वगैरह बिछाइए जो नॉइज़ को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इको होने से बचेगा। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे इंसान क्या कर सकता है, ईयर प्लग्स कान में लगा सकता है, ईयरफोन लगा सकता है, जिससे नॉइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका हो गया नॉइज़ पोल्यूशन से बचने का। बस इतना ही बताया हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में बताया हुआ है NTPC शोज द वे। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये सही तरीका दिखाया है कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। ये एक पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है, ऐसा कंपनी है जो पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इंडिया में, ठीक है। इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है 14001, मतलब ये ऐसे कंपनी को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम करे, ठीक है। तो NTPC कैसे काम करता है, तो काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया हुआ है इन्वायरमेंट को लेके। मतलब इन्वायरमेंट पे पहला इनका फोकस होता है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, ऐसे काम करना है जिससे पॉल्यूशन कम हो, इन्वायरमेंट भी बचा रहे। तो देखते हैं क्या सब तरीका ये NTPC अपनाई हुई है जिससे ये इनका इतना नाम है इन्वायरमेंट को बचाने को लेके। पहला, ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। ये लोग जो भी मशीन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इस्तेमाल करते हैं और हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं नए नए मशीन्स को, जिससे कि जो नया टेक्नोलॉजी आएगा वो ज़्यादा इफ़िशिएंट रहेगा और एनर्जी भी कम लेगा, नॉइज़ भी कम करेगा। ये एक तरीका है इनका, ठीक है। दूसरा, ये क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। अब नेशनल थर्मल, यहाँ पे कोयला जला के बिजली बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनका फोकस होता है कि वेस्ट कम से कम जनरेट हो और मैक्सिमाइज ऐश यूटिलाइजेशन। कोयला जलाएंगे ये लोग, ठीक है, तो राख तो निकलेगा, ऐश निकलेगा काफ़ी ज़्यादा, तो उस ऐश को यूटिलाइज करते हैं। क्या तो कोई सामान बना लेंगे या फिर ज़मीन लैंड फिलिंग करेंगे, बहुत सारा तरीका है ऐश को यूटिलाइज करने का। ब्रिक बना सकते हैं, सीमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं ग्रीन बेल्ट, जहाँ पे ये प्लांट लोग है उस प्लांट के आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, वेजिटेशन लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है वो ये प्लांट ऑब्जॉर्ब करेंगे, नॉइज़ निकल रहा है ये प्लांट ऑब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और प्लांट का तो बहुत सारा फ़ायदा है, मतलब सॉइल इरोजन से बचेगा और भी बहुत चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा वो करते हैं। फिर इनके पास स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन, इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग यूनिट है जो अफॉरेस्टेशन को देखता है, मतलब पेड़ आसपास लगाया जाए, ठीक है, इस चीज़ को वो देखते हैं। फिर रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो भी राख निकला उस राख को ऐसे ही ना छोड़ के
क्योंकि वो फिर हवा में जाएगा और वेस्ट कर मतलब पॉल्यूशन करेगा। उसको एक पॉन्ड में डाला जाता है ताकि वो ऐश पानी में रहे और ज़्यादा उड़े ना, ठीक है। फिर उस पानी को रिसाइकल भी किया जाता है कुछ तरीके से, ऐसा नहीं कि पानी भी वेस्ट कर दिए। और फिर लिक्विड वेस्ट को भी ये लोग मैनेज करते हैं। फिर इनका पास डिजिटल डेटाबेस है, ऑनलाइन डेटाबेस है, जिससे ये लोग लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो भी है वो देखते रहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा तो इसमें काम का नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। क्वेश्चन यही आएगा कि एनटीपीसी क्या क्या रास्ता अपनाया हुआ है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात याद रखिए। और ये सबसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सिंपल बता दिए। आप चाहे तो अपने से भी कुछ ऐड करके लिख सकते हैं, जनरल टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि आप बुक में जो लिखा हुआ है वही आप लिखें, ठीक है। चलिए, ये हुआ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। बहुत बार बता दिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब कौन सा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ये सब मैन्युफैक्चर करता है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्री, देख चुके हम काफ़ी डिटेल में। फिर ये दो क्वेश्चन देखिए कि इंडस्ट्रीज कैसे पॉल्यूट करती है इन्वायरमेंट को, तो सारे पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। दूसरा, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज किया जाए, तो वाटर का, एयर का, नॉइज का, तीनों का लिख देना है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे कुछ वन वर्ड है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, प्लांटेशन इंडस्ट्री डिराइव करते हैं अपना रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो इन सभी इंडस्ट्रीज को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री चीनी बनता है, तो इसमें रॉ मटेरियल क्या है, तो गन्ना है, शुगर केन। कौन से फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो जूट को। आयरन और फिर कोकिंग कॉयल, लाइम स्टोन, ये तीनों रॉ मटेरियल है किस इंडस्ट्री का, 4:2:1 के रेशियो में ले रहे थे, याद है। तो ये है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। और लास्ट क्वेश्चन है अ पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो ये कौन सा प्लांट है, तो ये आपका हो जाएगा भिलाई, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, ये बुक में नहीं था, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट। बस इतना ही कर लीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आपको पता ही है, हम वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नोट्स भी वेबसाइट पे दे दिया है, आप वहाँ पे जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा चैप्टर नेम, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और क्लास 10 क्वेश्चन आंसर बाई CBSE गाइडेंस। लास्ट में ये जरूर ऐड कर दीजिए, कुछ भी सर्च करना हो तो बाई CBSE गाइडेंस, आपको पहले नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो PDF है NCERT का PDF, जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ये PDF भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है आपके काम के, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST सब पढ़ा रखे हैं, आप एक बार देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन, सबका 1 शॉट वीडियोस आपको मिलेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।